हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। तो गाइज, आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझे इस ड्रामा के लिए सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी फिनिश कर पाऊंगी। तो इधर उधर की छोड़े बिना चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ सीधा चलते हैं। जीसू योन भाई के लिप्स पर किस करते करते कल्टी मारकर उसके फोरहेड पर उसे किस कर देता है और फिर इससे पूछता है क्या उसे कुछ फील हुआ है। वो आगे से बोलती है हाँ। फिर वो इससे बोलता है देखा ये कितना आसान और सिंपल है ना। वो जो उसके शहर में जकड़ी खड़ी थी फिर बोलती है यस। पर जब उसे समझ में आती है कि अबे ये क्या बोले जा रही हूँ तो उसे कहती है ये सब क्या है। वो उससे बोलता है हमारी इंटर्न टीचर जिसे वाटर बैलून बॉय से डम्प्ड हुई है, अभी वीक भी पूरा नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ऑलरेडी ये सब हैप्पीली हैप्पीली कर रही है। उसे तो चुप्पी लगी खड़ी थी। फिर उसे बोलता है मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, तुम जो मुझे लंबे चौड़े भाषण दिए जा रही थी एक के साथ ही लॉयल रहना और मन की फीलिंग्स और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे आसान चीज दूसरे की फीलिंग्स को पाना है जो कि आंख बंद करते और खोलते समय में दूसरों के लिए चेंज हो जाती है और हर किसी को इसे शेयर और एंजॉय करने का हक है। वो इसे खुद से दूर हटाकर बोलती है तुम ये सब एक टीचर के साथ किस किस्म की बातें कर रहे हो। और वैसे दोबारा बोलता है कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। फिर वो उससे बोलता है मुझसे दूर रहना वरना मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना पड़ेगा। और हंसता हुआ उसे हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल जाता है। जीसू जैसे ही जिम से बाहर निकलता है, जब इसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि वो अंदर क्या कर रहा था तो अपने हाथ साफ करते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, बस किसी चीज से जान छुड़ा रहा था। डोंगजू भागी भागी जिम में उसे ढूंढती हुई आती है। वो शॉक में खड़ी थी। वो उसे हॉस्पिटल जाने को बोलती है। आगे से वो भी उसे बोलती है कि तुम्हें भी लग रहा है ना कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है ना। पर डोंगजू तो उसे उसके फादर के हॉस्पिटल में होने के बारे में बताती है। योन भाई भागी भागी रोती हुई हॉस्पिटल जाती है और बाबुल को एक मम्मी बने पट्टियों में लिपटे हुए शख्स के बेड पर रोते देखती है। और जब वो गौर से देखती है तो एक झापड़ा उसे जोर से दे जाती है कि अबे पागल न हो तो तुम्हें ये मेरे डैड नजर आ रहे हैं क्या। तभी उसके डैड पीछे से उसे आवाज लगाते हैं। उनकी सिर्फ बाजू में फ्रैक्चर हुआ था। फर्स्ट एपिसोड की तरह एरोप्लेन का सेम सीन दिखाया जाता है जहां इस स्टोरी के सेकंड मेन लीड कैंग हायो टोक्यो जापान से कोरिया वापस आ रहा था और वही सेम गर्ल जीसू की तरह इस पर भी लाइन मार रही थी, जिसे देखकर लगता है कि शायद उसका काम ही एरोप्लेन में अपना फिटेड बॉय खोजने का था। वो जब इसकी अटेंशन पाने के लिए उसे अपने अकेलेपन की कथा सुनाने पर लगी हुई थी। कैंग हायो उसके लिप्स पर कुछ लगा देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है, पर वो गलत मतलब लेती है कि जैसे जीसू की तरह वो उसे बोलने वाला है कि तुम्हारे लिप्स बहुत सुंदर हैं। पर कैंग हायो उसके लिप्स को साफ करते हुए उससे बोलता है नहीं, मैं तो बोल रहा था कि सुंदर के बजाय तुम्हारे लिप्स काफी वार्म हैं। और उसके लिप्स से साफ किया हुआ सॉस टेस्ट कर लेता है। अपने घर के आसपास के कन्वीनियंस स्टोर पर दोनों ड्रिंक और स्नैक्स को एंजॉय कर रही होती हैं। तभी वो डोंगजो से पूछती है कि कभी उसके कलीग्स या फिर स्टूडेंट्स ने स्कूल में या स्कूल के बाहर उसे खाने के लिए पूछा है क्या। वो समझ जाती है कि वो क्या पूछना चाहती है तो उसे बोलती है पक्का तुम्हें किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ बोला होगा है ना। अपना चोर पकड़े जाने पर बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर डोंगजू से बोलती है इसे याद रखना चाहिए कि वो बॉयज के स्कूल में टीचर है तो इसे ऐसे मजाक रोज रोज सुनने को मिलेंगे। इसे बॉयज की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तभी डोंगजू और ड्रिंक्स लेने के लिए स्टोर के अंदर चली जाती है और वो किसी से टकराने पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। पर आगे से लंबे चौड़े सुंदर कैंग हायो से टकराने पर फौरन से नॉर्मल और स्वीट होने की एक्टिंग करने लगती है। योन भाई बाहर अकेले सोच रही थी कि जीसू भी सिर्फ इसके साथ खेल रहा है क्या, या फिर इसकी इन सभी बातों का कुछ मतलब भी बनता है। और इसके फोरहेड पर उसे की गई किस और फिर इसे डेट पर जाने की बात भी तो बोलता है और फिर इससे टैक्सी का वो छुट्टा भी तो वापस नहीं लिया था। जब सोच सोच कर थक जाती है कि जीसू की इन सभी बातों का मतलब क्या है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है तो जाकर अपना जोर पंचिंग बैग पर निकालती है और इसे इतने जोर से हिट करती है कि पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। और उसके इतने ज्यादा हाई स्कोर को देखकर वहाँ पर बैठे हुए बूढ़े लोग भी देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। और तभी वहाँ से मिल्क केन को मुंह से लगाकर बाहर निकलते हुए कैंग हायो भी उसकी ताकत को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर डोंगजो से पकड़कर घर ले जाने लगती है। उस बेचारी को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। कैंग हायो हॉस्पिटल आता है। रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि उसे एक पेशेंट को देखना है। आगे से
नर्स गर्ल भी उसे देखकर नाइस तरीके से पूछती है कि अगर वो इस पेशेंट का नाम पता उसे बताएगा तो वो लोग उसे बता देंगी कि वो कहाँ है। और बताते बताते रुक जाता है कि मेरे पास नोटबुक पर लिखा है, पर इसके लिए मुझे मेरे पैक बैग को खोलना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम लग रहा था उसे। वो इतना लेजी होता है कि अपने बैग को ओपन करते करते वही रिसेप्शन पर सामने सो जाता है, जिसे देखकर सिस्टर्स बेचारी को लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया है। पर तभी वहाँ पर इयोन बाई के डैड आकर उसके नाक से पकड़कर उठाते हैं कि ठहर, तेरी सारी लेजीनेस को मैं भी पूरा करता हूँ। मिस्टर कैंग चुल कैंग हायोक को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। वो इनको बॉस कहकर पुकार रहा था। कैंग हायोक असल में हद से ज्यादा ही लेजी इंसान था। उसे जिस जगह भी थोड़ी सी रेस्ट की जगह मिलती वहीं पर लड़क जाया करता था। अभी भी मिस्टर कैंग चुल के बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे धक्का मारकर उठा देते हैं। फिर मिस्टर कैंग चुल उसे ऑर्डर करते हैं कि अब वो यहाँ पर कोरिया में है तो इसे किसी से जाकर मिलने का बोलते हैं। वो आगे से इयोन बाई का नाम पूछे बिना बोलता है मेरी वाइफ कैसी है, और फौरन से बोलता है कि क्या अभी तक सेक्सी गुस्से वाली है। उसके डैड जब हाँ बोलते हैं तो फौरन से बोलता है वो कितनी क्यूट है। असल में कैंग हायोक मिस्टर कैंग चुल का स्टूडेंट होता है, मतलब उसने मिस्टर कैंग चुल से रामेन बनाने की रेसिपीज वगैरह सीख रखी थी, तो इनको बॉस बोलता था। इयोन बाई अपने डैड से जितनी दूर थी, कैंग हायोक उतने ही मिस्टर कैंग चुल के करीब था। अगले रोज स्कूल जाते हुए इयोन बाई को डोंगजो की बात याद आती है। इसे इन बच्चों की बातों को ज्यादा सीरियस और दिल पर लेने की जरूरत नहीं, और वो डिसाइड करती है कि अब से वो कूल बनकर रहा करेगी, किसी भी बात की परवाह नहीं करेगी। और जब अपने पीछे मुड़कर जीसू और बाकी फ्लावर बॉयज को आते देखती है तो सारी की सारी कूलनेस 2 सेकंड्स में हवा हो जाती है। जब वो लोग स्कूल के गेट को क्रॉस कर जाते हैं तब जाकर पेड़ पौधों के साथ से उठने लगती है। फिर तभी इसकी कलीग्स इसे ऐसा करते देखकर हैरानगी से पूछती हैं, तो बोलती है मैं वो चुंटियों को देख रही थी, बेचारी कितनी मेहनत करती है ना। आज सभी ट्रेनिंग टीचर्स की पहली बाकायदा क्लास होने वाली थी। इयोन बाई अपनी जिम क्लास के लिए पिंक कलर का ट्रैक सूट पहनकर टशन लगाकर खड़ी होती है, और इसका कोच देखकर बोलता है तुम तो किसी हॉलीवुड की एक्ट्रेस की तरह दिख रही हो, जैसे किसी पेपराजी मैगजीन को इंटरव्यू देने जा रही हो। जब वो जिम में जाती है तो इसे सिर्फ क्लास का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बॉय ही वहाँ दिखते हैं। बाकी पूरी क्लास को चॉइस थी कि वो चाहे तो स्टडी करें या फिर जिम में क्लास अटेंड करें, और इन दोनों में से भी वाइस प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था कि बास्केटबॉल खेलते कैसे हैं। अभी वो सोच रही होती है कि इसे क्या करना चाहिए, तभी बाबुल अपने ग्रुप के साथ आता है कि हम है ना आपका साथ देने के लिए। वो हैप्पी होती है कि अच्छा है कि इसके जीसू लोगों से जान छूटी और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर न हो, ये भी हो सकता है। जीसू लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, और इन शैतान के चीलों को देखकर बाबुल और इयोन बाई बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। वो दोनों जैसे ही लड़ने लगते हैं, पर इयोन बाई इनको बोलती है कि ये एक फ्रेंडली गेम होने वाला है, और जल्दी से वो गेम शुरू कर देती है ताकि इसका भी जीसू से इंटरेक्शन कम से कम हो। पर जीसू कोई न कोई वजह निकालता है इससे इंटरेक्ट करने की। इयोन बाई के हाथ में बाल थी जिसे वो बाबुल को पास करना चाहती थी, फिर बाबुल को तो जीसू ने पकड़ जकड़ रखा था। फिर वो और बाबुल एक दूसरे को बहुत ही नाइस तरीके से अपने सर और फेस एक्सप्रेशन से इशारों से एक दूसरे को मैसेज डिलीवर करते हैं, और बाबुल को बाल पास करवा देती है ताकि वो गोल कर सके। बाबुल के स्कोर करने पे दोनों हाई फाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहे थे। बाबुल अपनी विक्ट्री से और सॉन्ग सिंग करते डांस करते जीसू को चढ़ाता है। दोबारा से गेम शुरू हो जाती है। बाकी सभी फ्लावर बॉयज भी मैदान में कूद पड़ते हैं और इयोन बाई से फ्लर्ट करके इसको गेम से डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, पर वो इनकी बातों पर ध्यान न देते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हुए जैसे ही बाबुल को दोबारा बॉल पास करवाने लगती है, जीसू आकर इसे कमर से होल्ड करता है और इससे बोलता है तुम्हारे हाथ और बाजू जरूर स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हारी वेस्ट फिर भी वुमेन की जैसी है। जीसू को अपने इतने क्लोज देखकर इयोन बाई के होश जाते रहते हैं। उसके हाथ से बॉल गिर जाती है। जब मिस्टर हान को पता चलता है कि इयोन बाई जीसू लोगों को जिम में बास्केटबॉल खिलाने ले गई थी, उस बेचारे को फिक्र लग जाती है कि अगर जीसू को कुछ हो जाता तो उसकी जॉब जाने का खतरा था। जिस पर जिम क्लास के बाद मिस्टर हान इयोन बाई को अपने पास बुलाकर उससे डांटते हैं कि उसने इनको जिम में जाकर बास्केटबॉल क्यों खिलाई, इसे जाकर जिम की सफाई करने को भेज देते हैं। वो गुस्से में जाती है कि अगर जिम की क्लास में जिम नहीं लेकर जाऊंगी तो और क्या करूंगी। उसे अच्छे से पता था कि मिस्टर हान ये सब इसलिए कर रहे थे कि अगर कहीं से उनके सुंदर मुंदर प्रिंस यानी कि जीसू को गलती से कुछ हो जाता तो मिस्टर हान की जॉब जो जा सकती थी। वो अपना गुस्सा बॉल पर निकालती है और बॉल जाकर सामने रखे हुए बॉक्सेस को हिट करती है, जिसे देखकर वो इनको सेट करने जाती है। तभी
ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम से बाहर निकलते फ्लावर बॉयज उसे देख नहीं पाते हैं और वो बिल्कुल उसके ऊपर खड़े आपस में बातें करने लगते हैं। जीसू के फ्रेंड्स इससे पूछ रहे थे कि जीसू ने आज जिम में आने की इतनी जिद क्यों की, वरना ऐसे तो स्वेटिंग होने की वजह से जिम में जाना पसंद ही नहीं है। और वैसे बोलते हैं कि क्या कहीं पर ये न्यू टीचर का चक्कर वक्कर तो नहीं है। मतलब वो योन बाई के बारे में बात कर रहे थे, तभी इसके भी कान खड़े हो गए। पर जीसू चुप रहता है, वो इन्हें कुछ भी नहीं बोलता है। तभी इनका एक फ्रेंड गून इनसे एडवाइस मांगता है कि उसके पीछे एक गर्ल पड़ी हुई है जिसके पास उसका नंबर गलती से चला गया है, वो उसकी जान ही नहीं छोड़ रही है। जीसू से एडवाइस करता है कि तुम जाकर उस गर्ल से मिल लो और उससे बोलना कि वो बहुत प्रिटी है। पर गून बोलता है चिराग लेकर भी ढूंढने से मुझे इसमें प्रिटी वाली बात दूर दूर तक नहीं दिखी है। जीसू बोलता है फिर उससे बोलना कि उसका ब्यूटी मार्क बहुत सुंदर है। और फिर किस्सा खत्म करने के लिए उसे चुप करवाने के लिए उसके फोरहेड पर उसे किस कर देना। पहले तो कम से कम 10 सेकंड के लिए चुप कर जाएगी और फिर एक वीक तक तुमसे कम से कम बात नहीं करेगी। ये मतलब एक वीक तक उस बेचारी को यही लगता रहेगा कि तुम उसे कितना लाइक करते हो। वो सब इससे पूछते हैं पर लिप्स पर किस क्यों नहीं करनी। तो इनको बोलता है कि फोरहेड पर किस करने से गर्ल्स को लगता है कि तुम लोग उनके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हो, समझे। और इधर योन बाई को अंदाजा हो जाता है कि अच्छा तो जीसू कभी ना मेरे साथ सिर्फ खेल खेल कर मजे ले रहा था। और इधर वो सभी फ्लावर बॉयज जो कि जीसू की बात सुनने के बाद हंस रहे थे, उनकी हंसी सुनकर योन बाई के दिल पर जोर जोर से चोट लगी थी। इधर वो इनके पीछे पीछे हालवे तक जाती है और इन सबको रुकने को बोलती है। वो बहुत गुस्से में थी, हाथ में वॉलीबॉल उठा रखा था। जीसू इस पर तंज करता है कि मुझे लगता है तुम सीखने सिखाने को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर और पैशनेट हो, पर मैं अभी सीखने के मूड में नहीं हूँ, मैं मजीद नहीं खेल पाऊंगा तुम्हारे साथ। तभी योन बाई अपने कोट पर लगे हुए टीचर के बैज को उतार कर उससे बोलती है मैं ये बॉल तुम्हें हिट करने वाली हूँ, 3 तक गिनूंगी, जितना खुद को बचा सकते हो बचा लो। पर उसे सुनकर मजाक लग रहा था। वो 3 तक गिनती है पर जोर से उसके मुंह पर बॉल मार जाती है, वो नीचे गिर जाता है। उसे वार्न करती है कि अब से मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना और मेरे साय से भी 100 मील के फासले पर दूर दूर रहना, खबरदार जो मेरे आसपास भी फटके तो। वो गुस्से से योन बाई पर अपना हाथ उठाने लगता है कि तभी अचानक कैंग हायोक वहाँ आके उसका हाथ रोक लेता है कि तुम गर्ल से ऐसे बात नहीं कर सकते हो और मेरी वाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं। जीसू हैरान होता है और उसके साथ योन बाई खुद भी हैरान परेशान कि क्या बोल रहे हो। पर कैंग हायोक सिर्फ आगे से मुस्कुराने लगता है। मिस्टर हान भी शोर शराबा सुनकर वहाँ पर आकर सबको वहाँ से भगा देता है। कैंग हायोक देखता है कि वो तो सबके सब वहाँ से चले गए हैं और उनके जाने के बाद वो अकेला रह गया है। वहीं हॉलवे में ही बॉल पकड़कर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेजी तरीन पर्सन होता है। प्रिंसिपल योन बाई को घर जाने को बोलता है कि बाकी इससे बोर्ड की मीटिंग के बाद ही बता दिया जाएगा कि वो जॉब को कंटिन्यू करेगी या नहीं। जीसू को हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि अब वो एकदम ठीक है, बस उसे कुछ रेस्ट की जरूरत है। और साथ में बोलते हैं कि वैसे किसी पैशनेट वॉलीबॉल प्लेयर ने ऐसे हिट किया है जिसे सुनकर जीसू को अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर को बोलता है कि ये मत बोलें कि मुझे हिट किया गया, बल्कि ये कहें कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ हूँ। हिट होना सुनकर असल में उसे लग रहा था कि जैसे वो सब लोग बोल रहे हूँ कि योन बाई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बेटर है। वो डिसाइड करता है। मिस्टर गू और अपने डैड को बताता है कि ये बात जिन लोगों को पता चल गई पर बाकी किसी को भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए कि उसे किसी ने गिराया है। जैसे ही जीसू के डैड उससे योन बाई को स्कूल से निकालने की बात करते हैं पर वो सख्ती से इनको मना कर देता है कि इस मामले को वो खुद देखेगा। और जब इसके फादर मिस्टर गूस उसकी कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो वो बार बार बोलते हैं कि वो हिट हुआ, जिसे सुनकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वहाँ से भाग जाता है कि ये तो बाज आने वाले नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। योन बाई जल्दी स्कूल से वापसी पर अपने डैड के पास हॉस्पिटल आ जाती है। तब उसके डैड गेस करते हैं कि उसे निकाल दिया गया और वो इनकार कर देती है कि वो खुद जल्दी छुट्टी लेकर आई है। पर उसके डैड बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक टीचिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाओगी। तो उसको बोलते हैं कि दोबारा से वॉलीबॉल पर फोकस करे। और योन बाई गुस्से से बोलती है वॉलीबॉल खेलने से मैं मेरे खाने के पैसे चुकता नहीं कर सकती हूँ। और बोलती है मैं बाकी की लाइफ राइस खाना चाहती हूँ, ना कि रामेन। राइस है इसका मतलब अच्छा एक्सपेंसिव खाना था और रामेन को सस्ते और गरीबों वाले खाने के तौर पर बोलती है। काफी ज्यादा बातें करने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल का खाना उन्हें पसंद नहीं है, वो अपने बनाए गए ट्रेडिशनल रामेन्स खाना चाहते हैं। यून सुई हॉस्पिटल में जीसू को देखने जाती है और इससे योन बाई को स्कूल से निकालने को बोलती है। पर जीसू इसे इस मामले से दूर रहने को बोलता है
है इसे जीसू को लेकर ज्यादा केयर करने का ड्रामा देखकर जीसू को इससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। तभी बाबुल को वहाँ आते देखकर इसे बोलता है कि तुम बाबुल के साथ जा सकती हो। वो हैप्पी होकर बाबुल के साथ जाने लगती है, पर बाबुल इससे इसके डम करने पर अभी भी गुस्सा और नाराज था, पर फिर वो खुद को रोक भी नहीं पाता है और उसके साथ खाना खाने चला जाता है। और वहाँ जाकर उससे वो बताती है कि वो उसे दोबारा डेट करेगी, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। पर तभी उसे साथ में ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ साथ जीसू को भी डेट करूंगी, जिसे सुनकर वो बेचारा दोबारा सैड हो जाता है और उसको बोलती है कि वो फिक्र मत करे, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। वो देखते हैं कि आखिर तक यूनसुई के दिल का राजा कौन बन पाता है। मिस्टर कैंगचुल जो कि हॉस्पिटल में बाहर बैठे थे, यूनसुई और जीसू को बातें करते सुन चुके थे। उसके चले जाने के बाद वो जीसू के पास जाकर उससे पूछते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, और उसकी तारीफ करते हैं कि वो काफी सुंदर है। जीसू को गर्व होने लगता है कि आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो सुंदर कैसे नहीं हो सकती है। फिर वो जीसू की चेस्ट पर हाथ फेरने लगते हैं कि तुम तो सिर्फ बाहर से सुंदर मुंदर दिखते हो, वरना अंदर से तो किसी सहरा की तरह बिल्कुल खाली हो। जीसू के हाथ में पकड़ी कोल्ड कॉफी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये सब ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से तुम बिल्कुल अंदर से भी ठंडे हो। तुम्हें अंदर से गर्म करने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ गरम गरम खाओ ताकि कुछ ताकत मिले। असल में वो इसे अपने बने हुए ट्रेडिशनल रामेन खाने के लिए इम्प्रेस करने पर लगे हुए थे। जीसू रामेन का नाम सुनकर इनको दूर कर देता है। मिस्टर कैंगचुल अपनी छाती पकड़कर इससे बोलते हैं मैं जाने वाला हूँ। वो बोलता है मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, पर मिस्टर कैंगचुल बोलते हैं नहीं, मुझे मेडिसिन की नहीं बल्कि गरम गरम चीज की जरूरत है। वो पूछता है कि वो उसे बताएं, तो वो जाकर फौरन से बाय करके ले आएगा, जिस पर मिस्टर कैंगचुल उसे अपने घर का एड्रेस बताकर अंदर जाकर सेकंड कप बोर्ड और पहली शेल्फ की सिल्वर पॉट में गरम रामेन पड़े होंगे। वो जो गौर से सुन रहा था कि शायद उसे किसी मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं जो उसे उनके घर से लानी पड़ेगी। वह फिर से रामेन का नाम सुनकर और ऊपर से मिस्टर कैंगचुल बोल रहे थे कि जाकर खा लेना, इनको खाने से तुम बिल्कुल एक गरम नरम इंसान बन जाओगे। जीसू को तो गुस्सा आ जाता है, इनको धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है और इस बार मिस्टर कैंगचुल सचमुच में नीचे गिर जाते हैं, पर जीसू देख नहीं पाता है। योनबाई डैड के लिए घर से उनके लिए रामेन लेकर आई थी। जब एलिवेटर में जाती है तो आगे से जीसू भी वहाँ था। वो चुपचाप जाकर साइड पर खड़ी हो जाती है। जीसू से देखकर झूठ मूठ का अपनी गर्दन में पेन होने का ड्रामा करने लगता है। उसे लग रहा था कि जरूर वो उससे अपोलोजाइज करने आई है, पर तब तक लिफ्ट का डोर खुल जाता है। वो उसे आंसर किए बिना जाने लगती है, पर इसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम मुझसे माफी नहीं मांगने आई हो क्या। वो इससे बोलती है मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे दूर रहना, और इससे पूछती है तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें हिट क्यों किया था। उसे पता नहीं था। उसे बोलती है कोई बात नहीं, और मिस्टर जीसू को उसकी पूरी बाकी की लाइफ में कभी पता भी नहीं चलेगा। आखिर तक फिक्र मत करो। तभी योनबाई के डैड को उसके पास से लेकर जाया जा रहा था और उनके साथ कैंग हायोक भी था। वो देख लेती है, वो जाना चाहती है, पर जीसू उसका हाथ नहीं छोड़ता है कि उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। वो उसे धक्का मारकर पीछे करती है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ रामेन का शॉपर भी उसके हाथ में छोड़कर भाग जाती है। योनबाई के लिए बैड न्यूज थी। हार्ट अटैक की वजह से उसके डैड इस दुनिया से गुजर गए थे। डोंगजो और कोच उसको सहारा दे रहे थे। बाबुल अपने ग्रुप के साथ पीछे हैरान खड़े जीसू के पास से ब्लैक सूट में उसे इग्नोर करके चला जाता है। जीसू हैरान था कि सब लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जीसू बाबुल लोगों को चेस करते हुए योनबाई को ढूंढने जाता है, पर देखता है कि वो तो फ्यूनरल सेक्शन में है और सामने देखकर सरप्राइज रह जाता है। बाबुल का ग्रुप ब्लैक ड्रेस में योनबाई को झुक रहे थे, और जब फ्यूनरल के फोटो पर इसकी नजर जाती है वो फिर और ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये तो वही रामेन मैन है। जीसू शर्मिंदा सा जाकर योनबाई को इसका बैग वापस करता है, पर वो इसे लेने से इनकार कर देती है कि जाकर कचरे में फेंक देना, इसे खाने वाला तो अब यहाँ है नहीं। योनबाई की फ्यूनरल सेक्शन में ही आंख लग जाती है। कोई आकर उससे जगाता है और वो उसे अपने ऊपर पड़ी हुई ब्लैक शॉल उसे वापस करती है, पर वो उसे बोलता है कि ये उसकी नहीं थी, जिस पर वो भी चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है कि ये फिर किसकी है। इन सबको हॉस्पिटल से लीव करते हुए योनबाई के डैड की यादें अपने साथ ले जाते देखकर ऊपर से कैंग हायोक इन सभी को देख रहा था। मतलब योनबाई के ऊपर पड़ी हुई शाल असल में कैंग हायोक की थी। योनबाई को सब
सबके सामने सोते देखकर उड़ाई थी। जीसू सैड था। रोमन सिल्वर पॉट को अपने रूम में वापस ले आता है, इसे खोलकर देखता है, फिर सिल्वर पॉट के बैग को ट्रैश में फेंक देता है। पर मॉर्निंग में जब क्लीनिंग वुमेन वहाँ पर आती है तो दोबारा से ट्रैश से उस बैग को उठा लेता है और इसके ऊपर से शॉप का कंप्लीट एड्रेस, उसका नाम और मैप को अच्छे से नोट कर लेता है। योन भाई अकेले अपने डैड के ढाबे पर बैठी इनको याद करके रोमन खा रही होती है और साथ में अपने डैड को याद करते हुए सूजू भी पीती है कि कैसे उसके डैड चाइल्डहुड में उसे मजे ले लेकर सूजू को पीना सिखाते थे। और जब वो बड़ी हो गई थी और अपने डैड से नाराज हुई थी, उसके पीछे की असल वजह ये थी कि एक दिन उसके डैड ने उसकी पॉकेट्स में सिगरेट देख लिए थे, जिस पर उसके डैड ने उसे डांटा था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट स्मोक नहीं करते हैं। योन भाई पहले भी गुस्से में थी, अपने डैड को बोलती है कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो इसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसके डैड ने इसे गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया था और अपने डैड को छोड़कर चली गई थी। और अभी भी वो अपने सामने अपनी छोटी योन भाई को इमेजिन करके उसे अपने डैड को छोड़कर जाने से रोकती है और फिर रोते हुए अपने डैड से सॉरी करने लगती है। उसे अपने आसपास हर जगह अपना इमेजिनरी डैड दिख रहा था और इमेजिन में वो उन्हें हग कर लेती है, पर असल में वहाँ पर कोई आदमी था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके डैड वापस आ गए हैं। काफी देर तक रोते हुए बोलती है, डैड उस दिन मेरे पास सिगरेट मेरे नहीं बल्कि डोंगजो की थी, पर मैं गुस्से में आपको बताना भूल गई। और बोलती है, डैड मुझे छोड़कर मत जाएं। और उसके इमेजिनरी डैड उसे बोलते हैं कि मैं गया भी नहीं हूँ, जिस पर वो हैप्पी होकर उसके पास खड़े उस मैन के बाजू पकड़कर रोने लगती है, पर वो कोई और नहीं बल्कि कैंग हायोक था। योन भाई अभी भी अपने इमेजिनरी डैड को ही कैंग हायोक में भी देख रही थी और उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है कि डैड आप इतने स्मार्ट कैसे हो गए हैं। और फिर पूछने लगती है, तुम सचमुच में मेरे डैड ही हो ना? और वो बोलता है, नहीं मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर वो गौर गौर से कैंग हायोक को देखते हुए हैरान होकर बोलती है, हस्बैंड? इधर जीसू भी उसके ढाबे को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच गया था। योन भाई उससे अंदर अपने इमेजिनरी डैड से बातें करते हुए रोते हुए दिखती है। जीसू को समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों आया है, खुद को कोसने लगता है। और यहीं पे थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे बहुत जल्द फोर्थ एपिसोड के साथ। लवली बडीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा है या फिर ज्यादा मजे का लगा है। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे कंसिडर करूंगी और उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज।